हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एसटीज की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग नया टॉपिक आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब आइसोमेरिज्म के बारे में क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये आइसोमेरिज्म क्या है। देखिए, आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट उसका जो स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट हो जाता है। और इस स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने के कारण इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट हो जाती है। बात समझ नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। और उस स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने के कारण उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर सीधा शब्दों में आपको समझाऊं तो मेरे पास एक एग्जांपल है, C2H6O। ये मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करके मैं दो कंपाउंड आपके सामने बनाऊंगा। एक है आपका CH3 CH2 और ये OH। दिख रहा है, ये आपका एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, ये आपका एल्कोहल है। लेकिन देखिए, इसमें हमारे दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ये आपका क्या है? एल्कोहल। क्या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3O CH3? क्या ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म का एक तरीका, बेसिक चीजें जो है ना उसको मैं बता रहा हूँ। क्या मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 CH3O? इसमें भी तो दो कार्बन 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। यार, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन देखो स्ट्रक्चर अगर दोनों का मैंने अलग अलग बना दिया तो ये बताइए, एल्कोहल और ईथर का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। एल्कोहल और ईथर का ये बताइए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम अलग नहीं हो जाएगा? तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में? आइसोमेरिज्म कहलाएंगे इसके। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। उसके कारण फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट कर जाएगी। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, C2H6O। मैंने एक बनाया आपका एल्कोहल और मैंने आपका बनाया एक ईथर। देखिए, दोनों में तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। और ये आपका एल्कोहल बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म का आइडिया लग गया होगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें जो हमारे आइसोमेरिज्म होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल होता है और एक स्टीरियो होता है। कमाल का दोनों है, एक एक करके हमको पढ़ना है। एक हमारा स्ट्रक्चरल होता है और एक हमारा स्टीरियो होता है। स्टीरियो होगा एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है दोनों दोनों के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल के बारे में, कि स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होता है वो कितना होता है और किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, आई होप आप लोगों ने इसका नोट्स डाउनलोड कर लिया होगा। तो उसमें बेसिकली एकदम डायग्राम बना के आपको दिया गया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, पहला। दूसरा, हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट मतलब आइसोमेरिज्म होता है। उसके बाद से तीसरा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। चौथा, लिंकेज होता है। पांचवा, कोऑर्डिनेशन होता है। छठवां, पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब 6 प्रकार के क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म होते हैं। किसके? इस स्ट्रक्चरल के। और एक एक करके क्या करना है ना, फिर हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? स्टीरियो की बात करेंगे, स्टीरियो के ऊपर बात करेंगे। ये आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल में भी 6 प्रकार के होते हैं और स्टीरियो में भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चरल का 6 प्रकार पढ़ लें, फिर हम लोग स्टीरियो की बात करेंगे, और स्टीरियो में भी 2 प्रकार के होते हैं, उनकी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल में सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म है वो हमारा क्या है? आयनाइजेशन आयोनाइजेशन 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 स्फेयर आइसोमेरिज्म। स्फेयर आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आयनाइजेशन स्फेयर आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, CO कोबाल्ट है और NH3 का
होल 5 और यहाँ पे लिखा है SO4 और ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया और उसके बाद यहाँ पे लिखा है Cl, ये आपके सामने लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बाहर का पार्ट होता है वो आयनिक पार्ट होता है, मतलब वो मूवेबल होता है, वो जब इसे उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। आइसोमेरिज्म में तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाए। भाई देखो नाम से स्पष्ट है इसका, आयोनाइजेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म, यानी जो आयनिक पार्ट है, इस आयनिक पार्ट के कारण इसमें कोई आइसोमेरिज्म होता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। करना कुछ नहीं है, Cl को अंदर लाइए, SO4 को बाहर लीजिए, तो CuNH3 का होल 5 यानी पेंटा, और यहाँ पे Cl हो गया, ब्रैकेट बंद, और SO4 बाहर हो गया। दैट्स इट। ये दोनों आपस में आयनाइजेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि यार इसका अब स्ट्रक्चर तुम बनाओगे इसका तो कुछ और होगा, जो हम लोग बीबीटी के ऊपर बात करेंगे। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका भी कुछ और होगा। तो आइसोमेरिज्म तो यही कहता है कि देखिए स्ट्रक्चर तो दोनों के अलग अलग हो गए, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। यहाँ पे भी कोबाल्ट अमोनिया 5 सल्फेट क्लोरीन, यहाँ पे भी कोबाल्ट अमोनिया 5 क्लोरीन सल्फेट, लेकिन क्या हुआ है इसमें, किस कैसे आइसोमेरिज्म हुआ है, जो आयनिक पार्ट है वो अपनी जगह को रिप्लेस कर दिया है। अब अपनी जगह को वो अपने रिप्लेस कर दिया है तो उनका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, अलग बनेगा, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी बैलेंस शो करता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है। तो इनके जगह जो है आपस में रिप्लेस कर जाते हैं, मतलब जो इनकी पोजीशन है उसको अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो इनके कारण जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। आई होप आप लोग क्या हो गया, क्लियर हो गया। करना कुछ नहीं है यार, इस आयनिक पार्ट के कारण जो आइसोमेरिज्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। क्लोरीन को अंदर कर दीजिए, सल्फेट को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। बहुत आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, बस जगह को क्या करना है, चेंजेस करना है। मैं आपको सामने का एक और एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है क्या, FeS2O का होल 5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रोमीन सपोज करिए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कार्बोनेट CO3। अब इसका आइसोमेरिज्म बनाना है। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, इस कोबाल्ट को अंदर ले जाइए और ब्रोमीन को बाहर ले जाइए, तो ये बन जाएगा आपका FeS2O का होल 5, कोबाल्ट अंदर चला जाएगा और जो ब्रोमीन होगा वो क्या हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म में, क्यों? क्योंकि आयनिक पार्ट के कारण इनके स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल का जो पहला है वो आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग हाइड्रेट के ऊपर बात करेंगे। हाइड्रेट के कारण जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो देखिए हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यानी वाटर के कारण क्या होने वाला है, कुछ आइसोमेरिज्म होने वाले हैं। तो पहला हमने देख लिया क्या, पहला हमने देख लिया आयनाइजेशन। अब दूसरा हम बात करेंगे किसके ऊपर, हाइड्रेट के ऊपर। तो दूसरा आपका आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट, या इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेट भी बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो गया। अब हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, तो वाटर के कारण कुछ क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल इसको भी समझते हैं, COS2 का होल 6 यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे 3 क्लोरीन के पार्ट रखे गए हैं। इसका नाम क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यानी हाइड्रेट मतलब वाटर के कारण क्या होने वाला है, इसमें कुछ डिफरेंट होने वाला है। भाई इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ और हो, लेकिन ये बताइए CO, एक वाटर को मैं बाहर करता हूँ, एक क्लोरीन को अंदर करता हूँ, तो H2O का होल 5 और एक क्लोरीन अंदर चलाया और यहाँ से Cl2 और H2O। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ और होगा। लेकिन देखो आइसोमेरिज्म का मतलब बार बार अपने दिमाग में दोहराइए, आइसोमेरिज्म कहते किसको है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, देन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, मतलब H2O यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कोबाल्ट एक एक है। लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो दोनों डिफरेंट हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। क्या करना अभी और बना सकते हैं इसका, H2O का होल 4, फिर बुला लीजिए Cl2 और यहाँ पे लीजिए Cl
और यहाँ पे लीजिए H2O का होल ट्वाइस। एक और बना सकते हैं CO H2O का होल थ्राइस, यहाँ पे हो जाएगा Cl3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा क्लोरीन चला गया, अब H2O का होल थ्राइस। देखिए ये सब के सब आपस में क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, केवल रिप्लेस हो रहा है भाई, याद रखना वाटर H2O आयनिक पार्ट से रिप्लेस होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगर ये आयनिक पार्ट किसी अन्य पार्ट से मतलब रिप्लेस होता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तब बोलेंगे जब वाटर आयनिक पार्ट से क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। आई थिंक ये भी आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, तीसरे के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। तीसरा जो है आपका वह है कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन के कारण आइसोमेरिज्म होने वाला है। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है PTNS4 का सॉरी NH3 का होल 4, PTNS3 का होल 4, और यहाँ पे लिखा है NiCl का होल 4। इसमें क्या करना है, आपको आइसोमेरिज्म दिखाना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म दिखाना है। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन है, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इन दोनों में आइसोमेरिज्म दिखाना है भाई आपको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम पकड़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें हमको क्या करना है, आइसोमेरिज्म दिखाना है। जब ऐसा आइसोमेरिज्म आपको दिखाना हो, कुछ नहीं करना है आपको, मेटल को रिप्लेस कर देना है आपके। तो यहाँ पे निकिल को रख दीजिए किसके साथ, एमीन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा आपका PTCl4, और ये बन गया, देखिए एक दूसरे का आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लेटिनम एमीन से लगा हुआ था, अब यहाँ पे प्लेटिनम Cl से लगा हुआ है, यहाँ पे निकिल Cl से लगा हुआ है, अब यहाँ पे निकिल किससे लगा है, एमीन से लगा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। अगर आप और समझना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसके बारे में लिखना है FeNH3 का होल 6, NH3 का होल 6, और यहाँ पे लिख दीजिए COCl का होल 6, ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म दिखाना है, तो आयरन को उठा के यहाँ पे कर दीजिए, कोबाल्ट को उठा के यहाँ पे कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। यानी CONH3 का होल 6, और यहाँ पे बन जाएगा आपका FeCl का होल 6, और ये आइसोमेरिज्म तैयार। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म भी बहुत आसान है, आपको केवल मेटल को क्या कर देना है, उसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है। अब लिंकेज जो आपका अगला है, वो लिंकेज क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, और ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है वो आपका एम्फीडेंटेड लिगेंड में होता है। तो इसका अगला हेडिंग हो जाएगा आपका लिंकेज, सॉरी लिंकेज है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो इसमें ये जो आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये आपका जो होता है, ये आपका एम्फीडेंटेड लिगेंड में होता है, एम्फीडेंटेड लिगेंड, एम्फीडेंटेड लिगेंड में होता है। अब ये एम्फीडेंटेड लिगेंड कौन होता है, एम्फीडेंटेड ऐसे लिगेंड होते हैं जो मतलब दोनों एटम क्या कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये था NO2 था, CN था, ये सब क्या थे, एम्फीडेंटेड लिगेंड थे। तो यही सब लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या करेंगे, शो करेंगे। आपके पास एक एग्जांपल है FeH2O का होल फ्लूइड और NO2, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl2। इसमें आपको क्या करना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाना है। देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म मैंने बोला ना, आपको एम्फीडेंटेड लिगेंड में ही मिलेगा। तो यहाँ पे NO है, तो आपको इसको अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाना है, तो एक बार तो नाइट्रोजन से ये लिंक हुआ है, अब एक बार ऑक्सीजन से लिंक कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका FeH2O का होल 5, और यहाँ पे ONO, और ये आपका बन जाएगा Cl2।
ये देखिए आपका लिंकेज, यहाँ पे लिंक है जो मेटल से, एक बार मेटल से नाइट्रोजन लिंक था, इस बार मेटल से ऑक्सीजन लिंक है। ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आसानी से एक ही पार्ट को आप समझते जाइए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाइए, तो उसमें कंफर्म है कि एक आपका एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होगा, कंफर्म होगा कि उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी में अगर दूसरा एग्जांपल लिखा जाए तो क्रोमियम H2O का होल फिफ्थ और यहाँ पे लगा लीजिए Cn, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आयनिक पार्ट जैसे मान लीजिए Cl3 जो रख लीजिए। अब ये आपका देखिए यहाँ पे भी लिंकेज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cn है। या ऐसे आपसे पूछ सकता है कुछ एग्जांपल, देखिए इनमें से लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, तो आप एम्पीडेंट लिगेंड को ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं उसमें एम्पीडेंट लिगेंड है। अगर एम्पीडेंट लिगेंड है तो क्या होगा, वो आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CrH2O का होल 5 और यहाँ पे हो जाएगा NC और ये हो जाएगा आपका Cl3। देखिए ये आपका एम्पीडेंटेड लिगेंड है और ये लिंकेज आइसोमेरिज्म को क्या करता है, दिखाता है। आप एकदम अपना दिमाग क्लियर रखिए। पहले वाले हम लोग में देखा था, आयनिक वाले में देखा था कि केवल आयनिक पार्ट ही रिप्लेस हो रहा है। दूसरा हमने देखा हाइड्रेट वाले में, तो इसमें वाटर वाला पार्ट रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, तीसरा हमने देखा कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में, तो उसमें मेटल क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। अब जो देख रहे हैं लिंकेज वाले में, लिंकेज वाले में जो एम्फीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो क्या हो रहे हैं, मतलब लिंक अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। कितना आसान है यार, बस आप देखते जाओ ना, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फिनिश होता है। दो एग्जांपल मैंने करवा दिया, जब आप नोट्स देखेंगे तो उसमें भी आपको क्या हो जाएगा, एकदम बखूबी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो है हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा आइसोमेरिज्म उसको हम लोग कहते हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसको समझने के लिए आप इससे देखिए, आप इसे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा आइसोमेरिज्म क्या होता है। इस वाले आइसोमेरिज्म में ना, जो आपका ये मेटल होता है, इस ये अपने क्या करेगा ना, लिगेंड को इंटरचेंज करेगा। सेंट्रल मेटल एटम अपने लिगेंड को क्या करेगा, चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद से अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को भी क्या करेगा, ये मेंटेन रखेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, लिगेंड को चेंज का इंटरचेंज करेगा और अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को भी मेंटेन रखेगा। इस प्रकार के इसमें चेंजेस होते हैं आइसोमेरिज्म में कि कोऑर्डिनेशन नंबर का। जैसे मान लीजिए इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें एक नॉर्मल तरीके से, तो चारों 2 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी चारों क्या है, 2 6 है। लेकिन अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इंटरचेंज करने वाला हूँ। एक अमोनिया को, मतलब एक एमीन को मैं यहाँ पे भेजूंगा और एक क्लोरीन को यहाँ पे भेजूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, NH3 का होल 3 और यहाँ पे हो जाएगा Cl3। अब क्रोमियम, क्रोमियम एक बार OH से लगा है, एक बार NH से लगा है, और यही क्रोमियम यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे NH3 जो है 4 यहाँ पे था, एक यहाँ पे चला गया तो 3 था, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। क्लोरीन यहाँ पे 4 था, एक इधर चला आया 3, तो यहाँ पे कितना बचा, 3। तो देखना क्या हो रहा है इस वाले में, इस वाले में ये जो नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो चेंज होता है और उसका कोऑर्डिनेशन पार्ट भी चेंज नहीं होता, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, उसका चेंज नहीं होगा। लिगेंड को इंटरचेंज करेगा लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा। मतलब ये देखो यहाँ पे चलाया और क्लोरीन यहाँ पे चलाए तो ये बन गया। अब एक यहाँ पे गया तो 3 हो गया, 2 से 3 हो गया, और ये 3 से कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, लेकिन लिंक क्या हो गया, अलग अलग हो गया, मतलब हाइड्रेट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा आइसोमेरिज्म। तो ये यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो क्या होता है, पूरी तरीके से फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। अच्छे से इसको देखिए, आराम से समझिए, हर चीज क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा जो है ज्योमेट्रिकल, मैंने आपको बताया ना आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो होता है। इस स्टीरियो को ही ज्योमेट्रिकल हम लोग बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म अब 2 प्रकार के हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल होता है और एक स्टीरियो होता है। तो स्टीरियो में भी जितने प्रकार थे मैंने आपको बता दिया। अब स्टीरियो में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल होता है और एक ऑप्टिकल होता है। तो स्ट्रक्चरल की हमने बात कर ली, हम अब स्टीरियो की बात करेंगे।
तो स्टूडियो में सबसे पहले ज्योमेट्रिकल और उसके बाद से ऑप्टिकल, तब आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से आइसोमेरिज्म एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। मतलब यहाँ देखिए आपके सामने लिखा है क्या कि PTNS3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे Cl2 यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल एकदम, इसको सेंटर में रख लीजिए। चार हैं, चार बना लीजिए, 1 2 3 4। दो जो लिगेंड है उनको एक साइड रखिए, दो लिगेंड एक साइड, NH3 दो लिगेंड एक साइड हो गए। चलो भाई, और एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग। अब देखिए मैं एक कहानी और आपको बनाता हूँ। तो अभी एक दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, आप भी इसको देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाने वाला है कि इसमें क्या हो रहा है। और एक अमोनिया यहाँ पर रख दीजिए और एक अमोनिया को यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग अलग, ये तो आप जानते हैं। दोनों को देख के क्या लग रहा है आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं सिस, इसको बोलते हैं ट्रांस। देखिए ये तो पहला नंबर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है। एक हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर और एक होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, इसी दोनों में क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, इसका हाइब्रिडेशन DsP2 होता है। आप जब VVT पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्लियर होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में समझिए इतना कि जब दो टाइप के लिगेंड होते हैं और दो दो, तो दोनों लिगेंड जब एक साइड को आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे, तो आपका सिस होगा। और जब दोनों लिगेंड को विपरीत साइड में रखेंगे तो उसको ट्रांस होगा। और यही दोनों आप एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, करना कुछ नहीं है आपको कि अमोनिया को दोनों साइड रख देना है, क्लोरीन को दोनों साइड रख देना है, प्लेटिनम है। अब यहाँ पे इसका अगर आपको आइसोमेरिज्म बनाना है तो अमोनिया यहाँ पे दोनों साइड था, लेकिन अब अमोनिया आपको एकदम सरफेस यानी विपरीत साइड में रख देना है। ये दोनों आपके एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए अगला है PtH2O का होल ट्वाइस और NH3 का होल ट्वाइस। इसका अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है तो सबसे पहले Pt को सेंटर में रखेंगे, चार ऐसे कॉलम बना देंगे, 1 2 3 4, दो लिगेंड को एक साइड रख दीजिए, H2O को यहाँ पे, H2O को यहाँ पे, NH3 को यहाँ पे और NH3 को यहाँ पे। अगर आपको इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है, जब दोनों लिगेंड एक साइड रहेंगे तो उसको हम लोग सिस बोलेंगे। आज दोनों जब विपरीत साइड में हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांस बोलेंगे। उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। यहाँ पे हो जाएगा NH3, यहाँ पे हो जाएगा NH3 और यहाँ पे हो जाएगा सिस और यहाँ पे हो जाएगा सिस। अब ये दोनों जो हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो ये आपका सिस होगा, ये आपका ट्रांस हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भाई याद रखना, मतलब देखो तो कई चीज को पता नहीं रहता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक तो हमारे स्क्वायर प्लेनर यानी DsP2 में होगा और एक हमारा ऑक्टाहेड्रल में होगा, ऑक्टाहेड्रल में D2sp3 में होगा, इस वाले में होगा, याद रखिएगा। यानी जिस लिगेंड के पास जिस मेटल के पास चार लिगेंड हो और उसका संकरण आपका DsP2 हो, उसी के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और जिस मेटल के पास 3 4 2 6 लिगेंड हो और 6 लिगेंड के बाद से उसका संकरण D2sp3 होगा, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, मुझे पता है कि सर कैसे पता चलेगा DsP2 है और D2sp3 है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कैसे पता चलेगा, वो आपको आगे पता चलेगा जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि उसमें DsP2 और D2sp3 कैसे होगा। लेकिन इन मतलब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछता है आपसे तो लिगेंड का नंबर देख लीजिएगा। इस वाले में लिगेंड में कितना है, दो लिगेंड होंगे, दो टाइप के, 4 लिगेंड होंगे। इस वाले में जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो 3 लिगेंड या 4 लिगेंड अलग हो सकते हैं और 2 लिगेंड अलग हो सकते हैं। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही जो DsP2 था उसको तो हमने देख लिया, 2 एग्जांपल। अब D2sp3 वाला भी हम देखेंगे उसमें हमारा क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है PtNH3 का होल 4 एंड Cl2। तो आपको फिर वही काम करना है, अगर 6 हैं तो 4 सेंटर पे
और एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, अगर ये 3 डायमेंशन का है तो पहले तो जगह बना लीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक्चुअली में ये वाला जो है ना इसके ऊपर है, ऐसे है, और ये वाला है उसके नीचे है, अंदर प्लेन के नीचे है। तो 4 अमोनिया है, तो 4 अमोनिया को क्या करिए, एक जगह रख लीजिए, एक जगह में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, मतलब एमीन को NH3 मैंने कहा ना एक साइड में पहले रखना है, NH3 और NH3 चारों को रख लीजिए। अब यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे Cl, और Cl2 को दोनों पे Cl दे दीजिए। अब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाना है तो दोनों Cl को विपरीत जगह पर रखना पड़ेगा। तो एक Cl उठा के आप कर दीजिए, अमोनिया को उठा के आप कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बनाया Pt 6 बना लीजिए, ऊपर नीचे 6। अब एक क्लोरीन जब यहाँ पे रख रहे हो तो एक क्लोरीन को यहाँ पे रख लो, ऑटोमेटिक ये अमोनिया वाला उठ के यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक अमोनिया यहाँ पे। अब देखो सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, एक अमोनिया यहाँ पे, एक अमोनिया यहाँ पे और एक अमोनिया यहाँ पे। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। जब एक साइड रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस, जब अपोजिट साइड में रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। जब सारे लिगेंड अपोजिट साइड में रहे तो उसको हम लोग ट्रांस, और जब एक साइड में रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। तो आई थिंक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो आपका ऑक्टाहेड्रल था, ये ऑक्टाहेड्रल ही है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में भी क्या हो सकता है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी ना मतलब ये आपका स्क्वायर प्लेन हो गया और एक ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब इसी में एक फेशियल एक्सिस, फेशियल सिस पूछता है कि फेशियल सिस क्या होता है। तो उसमें जब ऑक्टाहेड्रल में भी हमारे लिगेंड जब 3-3 हो जाते हैं तब हमारा क्या होता है, फेशियल होता है। जैसे इसी में अगर हमको समझाना हो तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक ना। 3 करने के बाद से इस अमोनिया को हटा दीजिए, यहाँ पे 3 हो गया। देखो 3 क्लोरीन एक साइड और 3 अमोनिया एक साइड। अच्छा, अब अगर आपको बनाना हो तो एक काम करिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए और यहाँ पे लगा लीजिए Cl। देखो 2 क्लोरीन क्या हो गया, अपोजिट साइड में हो। तो यहाँ पे जो है ना ये प्लेन के ऊपर है, तो ये तीनों मिलकर एक फेशियल का फॉर्मेशन करते हैं, ये वाले फेशियल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको बोलता है फेशियल सिस। और यहाँ पे तीनों ये मिल जाएंगे तो यहाँ पे एक फेशियल का क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इससे फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेशियल सिस आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं मर आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं फेशियल, इसको बोलते हैं मर। तो जब ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड का नंबर इक्वल हो जाए, 3-3 हो जाए, तब उस समय फेशियल और मर बनेंगे। और जब ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड का नंबर डिफरेंट रहे, मतलब 3-3 ना रहे, एक का 4 एक के पास 2, मतलब यहाँ पे भी हमको 3 करना पड़ेगा, एक के पास 4 एक के पास 2, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे और वहाँ पे सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन होगा। तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, जब 3-3 हो जाएगा ना तो ये जो क्लोरीन है वो ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेंगे, वही ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे जब क्लोरीन ये बीच में आएगा तो ऊपर भी एक ऐसे ऐसे 3 डायमेंशन का एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, तो उसको जब हम लोग कलर वाइज कर लेंगे तो आपका मर बन जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है उसको देखते हैं। देखिए ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है ना, मतलब वो प्रकाशिक ध्रुवता है, मतलब बाएं को दाएं करेगा, कुछ है नहीं उसमें भी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अगर आपको समझना है तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी हम क्या कर रहे हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा CON का होल ट्वाइस और Cl2 ऐसे लिखा है। इसमें क्या करना है आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाना है। ये आपके साथ कोई कंप्लेक्स रखा गया है तो आप पहले इसका डायग्राम बनाइए, कोबाल्ट को रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एथिलीन डाइमीन 2 है, बाइडेंटेट है, तो ये 2 का एक जगह लेगा, यानी कि 4 की जगह लेगा, ये 2 की जगह लेगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, लेकिन क्यों नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे देखो एथिलीन डाइमीन जो होता है ना वो बाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो वो 2 की जगह लेगा। याद है कि नहीं, लिगेंड के टाइप हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे एथिलीन को रखो और यहाँ पे एथिलीन को रखो, सॉरी एथिलीन 2 की जगह लेगा। एथिलीन को यहाँ पे रखिए और एथिलीन को यहाँ पे रखिए, ये इससे भी जुड़ेगा और ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा और एक इससे भी जुड़ेगा, और ये आ जाएगा आपका क्या, क्लोरीन। आ रहा समझ में। तो एथिलीन डाइमीन यार 2 का जगह लेगा ना, तो एक यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक इससे और एक इससे।
अब इसका हमको क्या करना है, ऑप्टिकल दिखाना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, पोजीशन बदल जाते हैं, ये वाला उधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो कुछ होगा नहीं। ये प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे CO और 6 पहले बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया EN, ये इससे जुड़ गया, यहाँ पे हो गया EN, ये इससे जुड़ गया, और एक क्लोरीन इधर पे, एक क्लोरीन इधर पे। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। ये इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, ये वाला सिरा इधर और ये वाला सिरा इधर। आपको लग रहा हो ना कि स्ट्रक्चर सर कैसे बना रहे हैं यार, पहले वाले जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, पहले वाला जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमेशा यही सोच के बनाएंगे, जो लिगेंड होगा, वो जो लिगेंड होना चाहिए वो दोनों लिगेंड एक टाइप के लिगेंड एक ही साइड में बनाए। तब आपको अगर ऑप्टिकल दिखाना है तो उसको मूव कर दीजिएगा, इस वाले को उठा के इधर कर दीजिएगा और इस वाले को उठा के इधर कर दीजिएगा, ठीक है, तब ऑप्टिकल बन जाएगा। तो जैसे मान लो देखो, इस वाले को मैंने ऐसे उठा के इधर कर दिया, इस वाले को उठा के मैंने इधर कर दिया, तो दोनों ऑप्टिकल हो जाएंगे। आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। एक और एग्जाम्पल करना है तो कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में Fe2O का होल ट्वाइस, और मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया Cl2, ऐसे लिख दिया। तो आप क्या करिएगा, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे Fe रखिए, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O, और यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन, बीच में आप मिरर लगा दीजिए। बीच में मिरर लगाएंगे तो ये दोनों क्लोरीन साइड चला जाएगा, दोनों H2O इस साइड चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Fe, और ये H2O इधर आ गया, H2O इधर आ गया, और क्लोरीन इधर आ गया, क्लोरीन इधर आ गया, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म है वो क्या होता है, पूरा फिनिश होता है। हम लोगों ने पूरा आइसोमेरिज्म को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। प्रीवियस वीडियो में IPSC भी खत्म हो गया। अब हम लोग फिजिकल के ऊपर वर्क करेंगे जल्दी, उसमें भी 1-2 चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।